मैं पेशे से वकील हूँ। झूठ को सच और सच को झूठ साबित करना मेरा काम है। कभी कभी इंसान को वो सब कुछ करना पड़ता है जिसके लिए दिल गवारा नहीं करता। मैं भी आम इंसान ही हूँ। कभी सच को झूठ साबित करके अपने मुवक्किल को बचाता हूँ और सच्चे फरियादी को सज़ा दिलाने में सफल हो जाता हूँ। उस रात या कई कई दिनों तक ठीक से सो नहीं पाता हूँ। मैं जिस बेगुनाह को गुनहगार साबित करता हूँ उससे कोर्ट रूम में भी नज़रें नहीं मिला पाता हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं सारी जिरह सिर्फ जज साहब को देखकर ही करूँ। कभी कभी मजबूरन कटघरे में खड़े फरियादी से नज़र मिलाने की ज़रूरत होती तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, बल्कि मैंने पेशा ही गलत चुन लिया है। वकालत मेरा शौक़ नहीं बल्कि मजबूरी है। कहते हैं ना, जब कोई काम न मिले तो वकालत कर लो। मेरी भी यही स्थिति है। मगर मेरे जीवन में कुछ ऐसा घटा कि अपनी जमी जमाई वकालत से मैंने तौबा कर ली। जनवरी का महीना होगा, ठंडी का मौसम था, रविवार की छुट्टी भी थी। मेरे असिस्टेंट ने बताया कि एक मुवक्किल मिलना चाहता है। अक्सर मैं छुट्टी के दिन किसी से नहीं मिलता। न जाने क्यों उस व्यक्ति से मिलना था, सो अपने ऑफिस में बुला लिया। मनोज नाम था उसका। शक्ल सूरत से सीधा साधा, निहायत शरीफ किस्म का, लगभग 35-40 की उम्र का था। उससे जब मैंने केस के सिलसिले में पूछा तो वो संकोच करने लगा। मैंने उसे समझाया कि डॉक्टर और वकील से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। थोड़ी देर में उसने अपने आप को संतुलित किया और हिचकिचाते हुए धीरे धीरे कहने लगा, मेरी शादी 8 साल पहले हुई थी। अरेंज्ड मैरिज थी। पत्नी बहुत खूबसूरत है। हमारा एक बेटा भी है। पत्नी बहुत अच्छी है। मेरे माता पिता, भाई बहन सबका बहुत सम्मान करती है। मेरा और मेरे घर वालों का मानना है कि इतनी कुलीन और शरीफ लड़की किस्मत वालों को ही मिलती है। इतना बोलने के बाद वह चुप हो गया। उसके खामोश हो जाने पर मैंने पूछा तो वो सकुचाते हुए बोला, मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ। इस बार मेरे चौंकने की बारी थी। मैंने पूछा, इतनी अच्छी पत्नी, माँ, बहू को तलाक? वह जमीन की ओर नजरें गड़ाए हुए बोला, वो अपने शादीशुदा जीवन से खुश नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे साथ वह कैद की सजा भुगत रही है। शादी के बाद मैंने सिर्फ 2-3 बार ही उसे हंसते या मुस्कुराते देखा है। वह हमेशा खामोश, गुमसुम और उदास रहती है। मैं उसकी उदासी और खामोशी के बारे में लाख पूछता रहा, मगर वो कभी कुछ नहीं बताती। वो हमेशा सुन्न सी रहती है। जो काम बोलो वो चुपचाप कर देती है। कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं करती। मुझसे उसकी यह खामोशी और निराशा बर्दाश्त नहीं होती। अगर वो मेरे साथ खुश नहीं है तो मैं क्यों उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने का गुनहगार बनूं? एक सांस में इतना बोलने के बाद वो खामोश हो गया। मेरी जिज्ञासा बढ़ी तो पूछा, आप अपनी पत्नी को प्यार करते हो? उसने झट से कहा, जान से भी ज़्यादा। मगर मेरे प्यार का उस पर कोई असर ही नहीं होता। बस यही दुख मुझे सताता रहता है। आपने अपनी पत्नी के इस व्यवहार या उत्साह विहीन होने के कारणों को जानने की कभी कोशिश नहीं की? मेरे इस सवाल पर उसके चेहरे पर घोर दुविधा दिखने लगी। वो बोलना चाह रहा था मगर बोल नहीं पा रहा था। मैंने उसे यकीन दिलाया कि वह खुलकर मुझसे बात कर सकता है। मैंने टेबल पर रखे पानी के गिलास को उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने एक ही सांस में पूरा गिलास खत्म कर दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने धीरे धीरे रुक रुक कर कहना शुरू किया, शादी के 1 साल बाद जब वो प्रेग्नेंट हुई तब मैं उसे मायके छोड़ आया था। जब तक डिलीवरी नहीं हुई थी तब तक मैं कई बार उससे मिलने जाता रहा। गर्भावस्था में लड़कियां कितनी खुश होती हैं, मगर उसके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। वो अपने माँ बाप के पास भी चुप चुप ही रहती। उसके घरवाले भी उसकी ये हालत देखकर हैरान थे। उनका कहना था कि शादी से पहले वो ऐसी नहीं थी। तब वह हमेशा खुश रहने वाली, आज़ाद और दिलेर लड़की थी। उसके घर वालों की बातों से मुझे धीरे धीरे जानकारी मिली कि शादी तय होते ही वो खामोश हो गई थी। घर वालों ने समझा कि शादी के बाद माता पिता से दूर होने की सोचकर वह चुप चुप सी हो गई है। मैं जब भी उसके मायके में उससे मिलने जाता
तो उसकी एक खास सहेली थी जो हमेशा उसके साथ होती थी। उससे मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कभी कभी जब दोनों सहेलियां आपस में कुछ बातें करती होती और मैं अचानक कमरे में आ जाता तो दोनों खामोश हो जाती। मुझे लगता कि कोई बात तो है जो मुझसे छुपाना चाहती थी। एक दिन मैंने उस सहेली को अकेले में रोककर जबरन जानने की कोशिश की तो उसने कम शब्दों में जो कहा उसके विस्तार में जाना मेरी मजबूरी हो गई। इस बार मैं कुछ ज़्यादा दिन तक वहाँ ठहर गया। मेरे वहाँ रुकने के कारण मुझे कुछ जानकारी मिली जो मेरे लिए किसी आघात से कम नहीं थी। वो अपना बयान दे रहा था मगर बेहद ही होशियारी से, क्योंकि इतनी बात बताते हुए उसने कभी भी अपनी पत्नी का नाम, सहेली का नाम, गांव का नाम कुछ भी नहीं बताया था। इससे मुझे लग गया था कि मेरा मुवक्किल निहायत ही होशियार या फिर किसी मर्यादा के तहत सब छुपाने की कोशिश कर रहा है। मैंने भी उससे पूछा नहीं, क्योंकि आखिर में उसे सब बताना ही है जब उसे मुझ पर यकीन हो जाएगा। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उसने फिर से बताना शुरू किया। कई लोगों की दबी छुपी बातों से मुझे जानकारी मिली कि मेरी पत्नी अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में किसी को पसंद करती थी। लड़का किसी साधारण परिवार का था, जबकि मेरे ससुराल वाले ऊंची जाति के और संपन्न लोग थे। उस लड़के और लड़की वालों में जमीन आसमान का फर्क था। मेरी पत्नी एक शरीफ लड़की थी और माँ बाप के विरुद्ध जाने की बात वो सोच भी नहीं सकती थी। उन दोनों के प्यार की बातें एक दिन मेरे ससुर जी को मालूम हो गई। वो आग बबूला हो गए। उन्होंने आनन फानन में मुझसे शादी तय कर दी और ये निर्णय ले लिया कि उस लड़के को जान से मरवा देंगे। मेरी पत्नी को जब ये मालूम हुआ तो उसने लड़के को ये कहकर कुछ दिनों के लिए गांव छोड़ देने पर विवश कर दिया कि वह उसके लौटने तक उसका इंतजार करेगी, जबकि वो जानती थी कि लड़के की गैर हाजिरी में उसकी शादी कर दी जाएगी। मेरे पिताजी और ससुर जी की पहले से पहचान थी, इसीलिए जल्द शादी करने का निर्णय ले लिया गया और हमारी शादी हो गई। उसकी सहेली ने बताया कि हमारी शादी के कुछ दिनों बाद वो लड़का लौटकर गांव आया। तब उसे शादी की जानकारी मिलते ही तमाशा हो गया। लड़के को बताया गया कि मेरी पत्नी ने उसे धोखा दिया है। ये जानकर वो मानसिक तौर पर विचलित रहने लगा। मेरे ससुर जी का उस गांव में खौफ था। उन्होंने उस लड़के के माता पिता को लड़के के साथ गांव छोड़ देने पर विवश कर दिया। उसके बाद उन लोगों का कुछ भी पता नहीं चला। मेरी पत्नी की सहेली ने मेरी पत्नी को फ़ोन पर उस लड़के की हालत के बारे में शादी के तुरंत बाद ही सब बता दिया था। उसके बाद से ही मेरी पत्नी की मानसिक हालत ऐसी हो गई है। मुवक्किल की बात सुनकर मेरे माथे पर पसीना आने लगा था। इस बार मैंने पूरा 1 गिलास पानी पीकर आगे की बात सुनने की हिम्मत जुटाई। मैंने उससे पूछा, क्या आपने इस बारे में अपनी पत्नी से जानकारी लेने की कोशिश नहीं की? उसने कहा, हाँ, एक दिन मैंने तंग आकर उससे पूछ लिया तो उसने सीधा सा जवाब दिया कि उसकी सहेली ने जो भी बताया है वह सच है। मैं उसकी बेबाकी और साफ दिली से हैरान रह गया। मेरी पत्नी ने बताया कि उसके कारण ही उसके प्रेमी की जिंदगी बर्बाद हो गई। वो मानसिक तौर से प्रताड़ित हो गया। मैं उसी का प्रायश्चित कर रही हूँ। अगर उसकी ज़िंदगी मैंने बर्बाद की है तो मैं कैसे आबाद रह सकती हूँ? बात जब खुल गई तो हम में कोई पर्दा नहीं रहा। इतना सब होने के बाद भी वो तो अपना पत्नी धर्म निभा रही है, जबकि मैं खुद को उसका गुनहगार समझ रहा हूँ। जब वो 8 सालों से मन से मेरी नहीं हो सकी है तो मात्र तन से अपनी कैद में रखकर मैं क्या करूँगा? इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि अब तलाक देकर उसे उसके प्रेमी से मिला दूं। मनोज ने इतनी बात बताई और अपना फ़ोन नंबर और पता लिखकर 2 दिनों के लिए बाहर जाने और लौट कर मिलने की बात कहकर चला गया। रात भर मेरे कानों में उसकी एक बात गूंज रही थी। मैं चाहकर भी सो नहीं पा रहा था। उसकी कहानी ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं उससे बहुत कुछ पूछना चाहता था, बहुत सारी बातें जानना चाहता था, मगर न जाने कौन सी शक्ति मुझे ऐसा करने से रोक रही थी। मेरा उस मुवक्किल से क्या वास्ता था, ये सोचते सोचते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला।
सुबह कोर्ट जाने के बजाय मैं मनोज के घर के पते पर खड़ा था। उसके मेन गेट की बेल को बजाने से पहले मेरी उंगलियां कांप रही थीं। 2 दिनों बाद मनोज फिर मुझसे आकर मेरे ऑफिस में मिला। बहुत खुश था वह। उसके हाथ में मिठाई का बड़ा सा डिब्बा और फूलों का गुलदस्ता था। उसने मुझे मिठाई खिलाने की कोशिश की मगर मुझसे खाई नहीं गई। उसने बताया कि उसके टूर से लौटने के बाद पत्नी बिल्कुल बदल सी गई है। उसके चेहरे पर अब थोड़ा भी तनाव नहीं है। उसने अपने पुराने रवैये के लिए उससे माफ़ी भी मांगी है। अभी यहाँ से लौटने के बाद उसने शॉपिंग की फरमाइश भी की है। सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि 2 दिनों के लिए मैं शहर से बाहर क्या गया, हमारी तो दुनिया ही बदल गई। मैंने मनोज को गौर से देखा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने उससे पूछा, तो फिर आपके तलाक का क्या करूं? उसने झटके से कहा, नहीं वकील साहब, अब तो हरगिज़ नहीं। मैं तो ये सोचकर परेशान था कि अगर 2 दिन पहले आपने तलाक का मुकदमा दायर कर दिया होता तो क्या होता। मैं मनोज को देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने थोड़ा सकुचाते हुए मनोज से पूछा, इस शहर में तो बहुत से वकील हैं, फिर आपने मुझे ही क्यों चुना? उसने जवाब दिया, सुना था आप हमारे ससुराल के आसपास के हैं, इसीलिए मेरे केस को समझने में सहूलियत होगी। मैं उसे गौर से देखता रहा और वो खुशी खुशी चला गया। मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा हूँ। ड्राइवर ने गाड़ी चलाते हुए पूछा, साहब 100 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं हम, मगर आपने बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। साहब, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक आपको क्या हुआ कि आपने हमेशा के लिए शहर छोड़ने का निश्चय कर लिया। मैं कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। बस मनोज के घर पर पहुंचने की बातों को याद कर रहा था। कल जब मैंने मनोज के घर की डोरबेल अपनी कांपती उंगली से बजाई तो दरवाज़ा खोलने वाली मनोज की पत्नी और मेरी प्रेमिका पूजा सामने खड़ी थी। पूजा मुझे देखकर हैरान रह गई, बल्कि उसके चेहरे पर डर दिखा, मगर मेरे चेहरे के भाव सामान्य थे, क्योंकि मुझे यकीन था कि मनोज ने बिना किसी नाम के जो कहानी सुनाई थी, संयोग से उसका मुख्य पात्र मैं ही था। पूजा के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी दिखी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे अवाक खड़ा देख खुद की भावुकता को नियंत्रित करते हुए मैंने ही पहल की, यहीं खड़ी रहोगी या अंदर आने को भी कहोगी? पूजा गेट से थोड़ा हट गई। मैं अंदर दाखिल हो गया। वो तब भी हैरान थी। हम पूजा के ड्राइंग रूम में बैठे थे। सामने के सोफे पर पूजा चकित सी बैठी सर झुकाए फर्श को देख रही थी। बात करने की पहल फिर से मैंने ही की। कैसी हो? 4-5 साल में तुम तो एकदम बदल गई। उसने सिर झुकाए हुए कहा। 8 साल बाद मिल रहे हैं हम। मैंने हंसते हुए कहा, अरे वाह, तुम्हारा मैथ तो आज भी बहुत बढ़िया है। तुमने सही कहा, 8 साल हो गए तुमसे मिले हुए। मेरी हंसी और जवाब सुनने के बाद पहली बार उसने नज़र उठाकर सीधा मेरी आंखों में देखा। आंसू से भरी थी उसकी खूबसूरत आंखें। एक क्षण के लिए तो मैं भी नर्वस हो गया, फिर खुद को संभालते हुए कहा, गांव जाती हो? उसने धीरे से छोटा सा जवाब दिया, हाँ कभी कभी। फिर हम में खामोशी छा गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि पूजा की बेवफाई के लिए नाराज़ हूँ या खामोश ही रहूँ, क्योंकि धोखा तो उसने दिया ही था। चूँकि यहाँ आने का मेरा मकसद कुछ और ही था, इसलिए इस बात की दिशा को मैंने बदलने की कोशिश की। तुम्हारी दोस्त नैना ने एक बार तुम्हारा पता बताया था। आज इस शहर में किसी काम से आया था तो चला आया तुमसे मिलने। उसकी नज़र लगातार मुझे देख रही थी, शायद पहले की तरह मुझे पढ़ने की कोशिश कर रही थी। मैंने फिर से कहा, मैं ही बोले जा रहा हूँ, कुछ तुम भी तो अपने बारे में बताओ। कौन है तुम्हारे पति? क्या काम करते हैं? कितने बच्चे हैं? उसकी आंखें जो गीली थीं अब बेतहाशा बहने लगी थीं। वो कुछ देर तक खामोश नज़रों से मुझे देखती रही, फिर अचानक हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने झूठ बोलकर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। नैना ने बताया था कि मेरी शादी की बात जानकर तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही थी। मुझे तुम्हारे दुख का अंदाज़ा था। मैं उस गुनाह के एहसास को आज तक नहीं भुला सकी। ज़िंदगी से मेरा मोह एकदम ख़त्म हो गया है।
मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। इतना कहते कहते वह अपनी हथेली से चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैं भी नर्वस हो रहा था, पर उसे जी भरकर रोने दिया। मैं चाह रहा था कि वो खूब रोकर अपने दिल पर पड़े बोझ को कम कर ले। 8 सालों के बाद उसे देखा था। मेरा भी जी कर रहा था कि खुलकर रो लूं, मगर मेरा मकसद तो ये था कि उसे मेरी बर्बादी के अपराध बोध से निकाल सकूं, ताकि वो अपने शादीशुदा जीवन में वापस लौट सके। उसे मेरी बर्बाद जिंदगी का पता भी न चले। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और नॉर्मल बनने की कोशिश करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है पूजा, वो हमारा बचपना था। उम्र ही कितनी थी हमारी। मैं तो कब का वो सब भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ। मुझे लग रहा था मानो वो मेरे बदले हुए व्यक्तित्व को समझने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए पूछा, आप कहाँ रहते हैं? शादी, बच्चे कितने हैं? झूठ की वकालत करने वाला मैं आज पूजा के सामने झूठ बोलने में लड़खड़ाने लगा। मैंने खुद को संभालते और चेहरे पर हल्की सी हंसी लाते हुए कहा, पत्नी तो एक ही है, पर बच्चों के मामले में मैं अमीर हूँ। 3 बच्चे हैं हमारे। मैं मुंबई में रहता हूँ। लगभग 1 घंटे की इस मुलाकात में पहली बार उसके चेहरे पर इत्मीनान देखा। मुझे लगा जैसे मेरे जवाब से उसके अपराध बोध को थोड़ा कम कर चुका हूँ। मेरा यहाँ आने का मकसद भी यही था। मैंने मनोज की बातों को समझकर यही फैसला किया था कि हमारे साथ जो होना था वो तो हो चुका था। पूजा का अब अपना संसार था। उसने जो किया या उसको करना पड़ा था वो हालात की मजबूरी थी। उसकी सजा वह 8 सालों तक भुगत चुकी थी। मेरे हिस्से की सजा मेरा नसीब था। पूजा से जुदा होने के बाद मुझ में घर बसाने की न तो सुध थी और न ही हिम्मत। मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया था। पूजा के घर से निकला तब हम दोनों के चेहरे पर इत्मीनान था। पूजा अपराध बोध से मुक्त थी। मैंने अपनी झूठ की वकालत का ये मुकदमा जीतकर उसके गुनाह मुक्त जीवन की शुरुआत कर दी थी। भले ही मैंने अपनी शादी, बच्चे और मुंबई में रहने की झूठी बात की थी, मगर मुझे संतोष था कि पूजा की आगे की जिंदगी खुशहाल होगी। मैंने अगले दिन ही उस शहर को अलविदा कह दिया, जहां कभी भी पूजा से मुलाकात होने या मेरे सच को सामने आने का खतरा था। ड्राइवर ने एक रोड ब्रेकर पर जोर से ब्रेक दबाया तो मेरी तंद्रा टूटी। गाड़ी फिर आगे उस अनजान सफर के लिए चल पड़ी थी, जिसकी मंजिल के बारे में मैं खुद भी नहीं जानता था।